वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बंगाली लैंग्वेज फिल्म की भाग्यलोकी की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सत्य और कविता नाम का एक कपल जंगल में एक गड्ढे के पास खड़ा है। कविता कहती क्या हुआ, रुक क्यों गए। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस 1 मिनट रुककर सांस ले रहा हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है ना, मैं सारी चीजें प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर कविता कहती है कि अगर हम पकड़े गए तो जेल और फांसी नहीं होगी, बल्कि वो लोग हमारा मर्डर कर देंगे। जल्दी से काम खत्म करो। इसके बाद ये उस गड्ढे में रेड कलर की ट्रॉली बैग डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये रेड ट्रॉली बैग के पीछे का क्या खेल है और ये दोनों इसमें क्या कर रहे हैं। तो सीन कुछ दिनों पहले शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कविता किचन में एग और ब्रेड फ्राई कर रही है बढ़िया तरीके से। फिर वो जब ये खाने के लिए अपने पति को देती है तो उसका पति सत्या कहता है कि यार ये डेली डेली एग ब्रेड ही देती हूँ ब्रेकफास्ट में, कुछ और दिया करो। कविता कहती है कि जब तक हमारी मेड छुट्टी से वापस नहीं आ जाती तब तक यही मिलेगा ब्रेकफास्ट में। तुम्हें बताया ना किचन में कितनी गर्मी लगती है। मैं तो कहती हूँ ब्रेड सेकने के लिए एक टोस्टर ही ले लो, साथ में एक नया पंखा भी। सत्या कहता है कैसी बात कर रही हो, हाल ही में तो 5 लाख रुपए देकर बेटे को बोर्डिंग स्कूल में डाला है। अब मैं टोस्टर और पंखे, इसका खर्चा नहीं है मेरे पास। कविता कहती है 7 साल से काम कर रहे हो न्यूज़पेपर एजेंसी में, हर महीने तुम्हारा काम बढ़ जाता है मगर सैलरी नहीं बढ़ती। तो सत्या कहता है कि तुम तो अच्छे से जानती हो आजकल काम काज कैसे चलता है। आखिर तुमने भी तो 6 साल टीचिंग की थी ना स्कूल में। जॉब से निकालने के लिए उन्हें बस एक बहाना चाहिए रहता है। तो कविता कहती है कि मैं तो अपना काम कर ही रही थी, पर आजकल के पेरेंट्स पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, उन्हें तो बस टीचर की गलती निकालनी है। अरे मैंने तो बस अपना स्टैंड लिया था, झुकी नहीं थी मैं पेरेंट्स के आगे, बस इसीलिए अथॉरिटी ने मुझे निकाल दिया। खैर ये सब छोड़ो, आज रात हमें डिनर पे चलना है इंदू और उसके हस्बैंड के साथ, ओके। जिस पर सत्या कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं जाना उनके साथ कहीं भी। इंदू का पति सिर्फ अपने पैसे की बढ़ाई करता रहता है। तो यहाँ पर कविता उसको टॉन्ट करती है कि अगर तुम्हारे पास भी पैसे होते ना तो तुम भी करते, पर तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं है सैलरी बढ़वाने की। जिसके बाद दोस्तों एज यूजुअल जो पति पत्नी के बीच में होता है वो इनके बीच भी हो रहा था और सत्या चले जाता है अपने ऑफिस। वहाँ वो अपने बॉस को बताता है एक न्यूज के बारे में कि मिनिस्टर पार्थ ड्रग्स माफिया से जुड़ा हुआ है। पर उसका बॉस कहता है कि नहीं नहीं हम ये न्यूज नहीं छाप सकते, मिनिस्टर से पंगा लेकर हमारी न्यूज एजेंसी खराब होगी, कोई सेंसेशनल न्यूज लेकर आओ ताकि लोग हमारे अखबार को पढ़े। जिसके बाद दोस्तों सत्या उनसे अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करता है, ये कहते हुए कि आजकल तो हर चीज का दाम कितना बढ़ गया है सर, बहुत लंबे वक्त से मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ी है। तो उसका बॉस कहता है आज ये बात क्या कहती तुमने, दोबारा मत कहना, प्रिंट मीडिया में सिर्फ पैसा जाता है, आता कुछ नहीं है। अगर तुम्हें पैसे कमाने थे तो डिजिटल मीडिया ज्वाइन कर लेते ना, प्रिंट में क्यों रह गए। इससे सत्या बड़ा उदास हो जाता है दोस्तों। दूसरी ओर हम इंस्पेक्टर अभी को देख जो कि सुनसान सड़क पर नाकाबंदी करके एक ट्रक को रुकवाता है। उसमें जंबो नाम का एक आदमी है जिसके पास रेड कलर का ट्रॉली बैग है जिसमें 10 करोड़ रुपए हैं जो कि उसने ड्रग्स की स्मगलिंग करके पाए हैं दोस्तों। तो इंस्पेक्टर अभी जंबो को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे बहुत ही ज्यादा मारपीट करता है और जंबो से उगलवाने की कोशिश करता है कि दूसरा ट्रॉली बैग आखिर है कहाँ, क्योंकि इंस्पेक्टर अभी को खबर मिली थी कि उस गाड़ी में ड्रग्स स्मगलिंग के 20 करोड़ रुपए हैं, पर अभी तो सिर्फ 10 करोड़ ही मिले हैं। इसीलिए मार कुटाई करने के बाद वो जंबो के प्राइवेट पार्ट को जलाकर राख करने की धमकी देता है दोस्तों। लेकिन वो तो बस इतना ही मुंह खोलता है कि मुझे सच में कुछ पता नहीं है कि दूसरा बैग कहाँ है, मुझे नहीं पता। इसके बारे में तो राणा भाई और मिनिस्टर पार्थ को ही पता होगा, ये सब धंधा उनके कहने पे चलता है। अब दोस्तों अभी के सीनियर ऑफिसर अभी को समझाते हैं कि देखो तुमने 10 करोड़ बरामद करके वाकई तारीफ का काम किया है, लेकिन मिनिस्टर के चक्करों में मत पड़ो, नेता पॉलिटिक्स बहुत ही खराब चीज होती है। मैंने अपने कई होनहार ऑफिसर्स खोए हैं इसी तरीके से, तुम्हारे पीछे तुम्हारी फैमिली है और मैं नहीं चाहता कि वो बेसहारा हो जाए। इंस्पेक्टर अभी कहता है कि देखिए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और रही बात मेरी फैमिली की ना तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है। तो उसका सीनियर कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो आगे से जो भी करना बिना वर्दी के करना, मैं अपने बाकी ऑफिसर्स को मौत के घाट में नहीं उतारना चाहता, ध्यान रखो इस बात का। दोस्तों रात में जब सत्या डिनर पे जाता है ना तो जैसा कि उसे उम्मीद थी इंदू और उसका पति अपने पैसों के बारे में बहुत ही बातें करते हैं कि हमारे पास ये है वो है। इंदू कहती है कविता तुमने मेरी लंदन ट्रिप की फोटोज देखी होंगी। तो कविता कहती है हाँ सोशल मीडिया पे देखा था मैंने, बहुत ही प्यारी प्यारी फोटोज आई थी। इसके बाद इंदू का पति कहने लग जाता है कि देखो सत्या आज के जमाने में पैसा होना बहुत ही जरूरी है, वो तो मैंने सही टाइम पर बिजनेस शुरू कर लिया और आज देखो मेरे अंडर 3 मंजिला बिल्डिंग में 30 से भी ज्यादा लॉयर काम करते हैं। अपने बेटे को हमने पढ़ाने के लिए अमेरिका भेज दिया, टाइम टू टाइम हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी विदेश घूमते फिरते रहते हैं। आज के टाइम में अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए ना तो लाखों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं, इसीलिए पैसा कमाना बहुत ही जरूरी है। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने प्रमोशन पे ध्यान दो। सत्या बहुत कोशिश करता है डिफेंड करने की कि नहीं नहीं पैसा तो उतना भी जरूरी नहीं है, प्यार जरूरी है, मगर वो डिबेट में हार जाता है। और डिनर के बाद जब कविता अपने हस्बैंड के साथ कैब करके घर जाती है तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि कैब ड्राइवर का ऑनलाइन पे काम नहीं कर रहा है और इनके पास खुले पैसे भी नहीं है। अब ये लोग यही चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहाँ पर आ जाती है एक खूबसूरत सी लेडी इनकी हेल्प करने के लिए। वो पार्टी करके आ रही थी और उसको देखते कविता और सत्या पहचान लेते हैं कि अरे ये तो भाग्यलोकी सीरियल वाली हीरोइन लक्ष्मी है। तो ये लोग कहते हैं कि अरे हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। लक्ष्मी कहती है अब हम पड़ोसी हैं और मुझे अपने पड़ोसी की हेल्प करने में बहुत ही खुशी होगी। तो वो कैब ड्राइवर को पैसे देने के बाद कविता और सत्या दोनों के साथ फोटो क्लिक करवाती। तो इस वक्त सत्या
कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर सेल्फी लेता है, जो कि कविता को थोड़ा अजीब भी लगता है। और वो घर जाने के बाद अपने हस्बैंड से फिर से झगड़ने लग जाती है इस बात को लेकर कि बहुत चिपका चिपकी कर रहे थे ना। उनके फ्लैट की विंडो के ठीक नीचे एक बूढ़े दादू रहा करते थे दोस्तों, जो कि हर रात टेबल पर रेडियो में गाना सुनते हुए वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और उन्हें कविता और सत्या की चिक चिक की आवाज पसंद नहीं आती। मतलब रोज का है ना, पति पत्नी लड़ते रहते हैं और आज वो उनके दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उनको सुनाते भी है कि ये कोई टाइम है लड़ाई करने का, मैं जा रहा हूँ नीचे और इस बार तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए, आई तो शिकायत कर दूंगा सोसाइटी में। इसीलिए ये दोनों लड़ना बंद करके सो जाते हैं। अगले दिन जब सत्या ऑफिस जाता है तो देखता है कि उसके अखबार में मिनिस्टर की एक हीरोइन के साथ अफेयर की खबर छपी है। तो वो जल्दी से अपने सीनियर के पास जाता है और गरमाते हुए कहता है कि ये क्या बकवास है, जब कल मैंने मिनिस्टर के ड्रग्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व होने वाली खबर दी थी तो आपने वो खबर नहीं छापी, मगर हीरोइन के साथ अफेयर वाली खबर को छाप दिया। नहीं, मैं नहीं आऊंगा कल से काम पे, नहीं करना मुझे काम। तो सत्या का बॉस कहता है ठीक है, वैसे भी ऊपर से ऑर्डर आया था कि कुछ एम्प्लॉयज को काम से निकाल दो, तो तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कल से ऑफिस आने की, जाओ। अब बेचारा सत्या तो ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है यार, और वो देर शाम में एक बार में चला जाता है ड्रिंक करने के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात सयन नाम के एक आदमी से होती है, जो खुद को सत्या का स्कूल फ्रेंड बताता है। थोड़ी देर लाइफ के बारे में बातें करने के बाद सयन कहता है कि मैं तो अमेरिका में रहता हूँ ना, बिजनेस के काम से यहाँ पर आया था और सुबह मेरी फ्लाइट है, तो मैंने सोचा था थोड़ा ड्रिंक करने के बाद कोई होटल बुक कर लूंगा, और अब तुम मिल गए हो तो क्यों ना आज रात मैं तुम्हारे घर पर गुजार लूं, क्या कहते हो? इसी बहाने अपनी भाभी से भी मिल लूंगा, वैसे भाभी को कोई एतराज तो नहीं होगा ना मेरे आने से। सत्या अपनी मर्दांगी दिखाने के लिए डींगे हाँक रहा होता है कि नहीं नहीं, वो कभी भी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाती। और यहाँ पर दोस्तों हम सयन के पास भी एक रेड कलर की ट्रॉली बैग देख पाते हैं। खैर घर जाने के बाद सत्या कविता को सयन से मिलवाता है और कविता मन ही मन सत्या की बेवकूफी से बहुत ही नाराज होती है, पर सयन के सामने वो उससे कुछ कहती नहीं। बेवकूफी यही कि क्यों लेकर आ गया दूसरे मर्द को घर पर। वो खाना बनाकर खिला देती है और अपने बेटे का रूम देती है सयन को सोने के लिए, क्योंकि कविता के बेटे के बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद वो कमरा खाली पड़ा हुआ था। कविता बेडरूम में जाने के बाद अपने पति से बहुत सुनाती है उसको, कहती है पहली बात तो तुमने काम छोड़ दिया और ये बात मुझे सयन से पता चली, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में, और दूसरी बात कि तुम बिना कुछ सोचे समझे एक अनजान इंसान को अपने घर पर लेकर आ गए, ना तुम उसको सही से पहचानते हो ना कुछ जानते हो उसके बारे में, उसने बस कह दिया कि वो तुम्हारा स्कूलमेट था और तुमने मान लिया। तो इस पे सत्या कहता है अरे कोई बात नहीं यार, जो हुआ सो हुआ, वैसे भी कल सुबह वो चला जाएगा, उसकी फ्लाइट है सुबह की। कविता कहती है कि अच्छा, और अगर उसने मना कर दिया तो सुबह अगर उसने कह दिया कि यार मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मैं 2-3 दिन यहीं रहूंगा, तो देखो कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे ये सो कॉल्ड दोस्त को धक्के मार के निकाल दूंगी बाहर, क्योंकि मैं अपने घर पर ये बकवास बर्दाश्त नहीं करने वाली। सत्या यहाँ पे किसी तरह अपनी बीवी को मनाता है, सो जाने को कह देता है उसको, मगर कुछ ही देर में इन्हें एक जोरदार आवाज आती है और जब ये आवाज सुनकर अपने बेटे के रूम में जाते हैं तो वहाँ सयन नहीं होता। ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके बाद इनको जो दिखता है उसको देखकर तो इनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। वॉशरूम में सयन गिरा पड़ा था, उसके हाथ में एक पाइप बंदी होती है और पास ही में एक इंजेक्शन भी गिरा होता है, उसके मुंह से कुछ झाग टाइप का निकल चुका था और सत्या तो सयन को झकझोर कर उठाने की कोशिश करता है, पर सयन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि दोस्तों वो तो ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गया था। दोनों बिल्कुल पैनिक करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा, पुलिस तो हमारी बातों पर यकीन भी नहीं करेगी। ये फिलहाल के लिए सयन के लाश को वॉशरूम से निकालते हैं और बाहर बरामदे में लेकर आकर किचन के दरवाजे पे अड़ा देते हैं। तो कविता कहती है कि देखो हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, सच सच बोल देंगे ये ड्रग्स करता था, मर गया। पर सत्या कहता है कि इतना आसान नहीं होता पुलिस को कन्विंस करना, वो तरह तरह के सवाल पूछेंगे हमसे और मुझे तो इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। अब दोस्तों ये पति पत्नी इस कश्मकश में उलझे होते हैं कि तभी सयन की लाश फिसल कर गिर जाती है और उससे वो हादसे पर गिरती है और वो धारदार हंसुआ सयन के कंधे पे लग जाता है और उससे उसका खून निकलता है। कविता और सत्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब तो खून खराबा भी हो गया, अब तो और दिक्कत हो गई। अब इनके लिए खुद को बेगुनाह साबित करना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि पुलिस तो यही कहेगी खून खराबा हुआ है, तुम दोनों ने मारा इसको। इसीलिए बहुत देर तक परेशान रहने और सोच विचार करने के बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि हमें इस लाश से छुटकारा पाना ही होगा। इसके लिए इन्होंने जो फिल्म्स में देखा था दोस्तों कि लाश को बैग में डालकर जंगल में फेंक दिया जाता है, वही रास्ता ये लोग अपनाते हैं। पर जैसे ही ये सयन की ट्रॉली बैग खोलते हैं ना तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि पूरा बैग नोटों की गड्डी से भरा होता है। दूसरी ओर दोस्तों हम डेंजर राणा को देखते हैं, जो कि इंस्पेक्टर बख्शी को अपने घर पर बुलाकर अपने मिसिंग 10 करोड़ वाले बैग के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। पर इंस्पेक्टर बख्शी का कहना होता है कि मैं खुद परेशान हूँ इस बात को लेकर, मेरे सीनियर इंस्पेक्टर अभी ने जंबो के पास से सिर्फ 10 करोड़ रुपए हासिल किए, बाकी के 10 करोड़ कहाँ पे पता नहीं। इस पे राणा कहता है कि मेरी असिस्टेंट शिवानी से तुम मिल चुके होंगे ना, ये बहुत अच्छा बॉडी मसाज देती है, तुम्हारी टेंशन को छू मंतर कर देगी,
और शिवानी बड़े सेंशुअल अंदाज में जाकर इंस्पेक्टर बख्शी के बगल में बैठ जाती है। बख्शी शर्माने लग जाता है पर शिवानी अचानक से उसके हाथ में चाकू से स्टैब कर देती है। पर बात तो मसाज देने की हुई थी ना। दरअसल दोस्तों शिवानी थी तो बहुत सुंदर पर वो बहुत ही घातक भी है। इसके बाद राणा शिवानी के साथ मिलकर जाता है मिनिस्टर पार्थ से मिलने के लिए। वहाँ वो बहुत गुस्सा होता है कि मेरे 10 करोड़ आखिर गए तो गए कहाँ। तुम्हारा वो पालतू कुत्ता इंस्पेक्टर बख्शी भी कुछ कर नहीं पा रहा। अरे आखिर तुमने उसको पाल के रखा हुआ क्यों है जब वो कोई काम ही नहीं करता। तो मिनिस्टर पार्थ कहता है कि टेंशन मत लो, जल्दी पता लगा लेगा। इसके बाद हम इंस्पेक्टर बख्शी को देखते हैं जिसे रोड पर इंस्पेक्टर अभी मिल जाता है। अभी तो काफी नशे में होता है मगर वो इनडायरेक्टली बख्शी को वार्न कर देता है कि अगर तुम भी इस ड्रग्स स्मगलिंग केस में किसी तरह से मिले हुए हो तो मैं तुम्हें भी जेल की हवा खिलाने में सोचूंगा नहीं, कुछ भी तुम्हें भी बंद कर दूंगा जेल में। इधर दोस्तों हम कविता और सत्या को देखते हैं। दोनों का दिमाग खराब है, अपने घर में फैले खून को क्लीन कर रहे होते हैं। कविता तो पोछे से उसको साफ कर रही होती है, वहीं उस जगह को सत्या एक कपड़े से पोंछकर सुखाता है। जिसके बाद वो विंडो से हाथ बाहर करके कपड़े को निचोड़ता है और विंडो ग्रिल पे वो कपड़ा सुखाने के लिए डाल देता है। लेकिन उसे नहीं पता था दोस्तों जिस वक्त वो कपड़ा निचोड़ रहा था उस वक्त बूढ़े दादू बेंच पे बैठे हुए थे। खून की 2-3 बूंदें उनके टकले पे आ गिरी। वो जल्दी जल्दी आकर सत्या के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। उस वक्त ये लोग लाश को बैग में डालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। डोरबेल को सुनकर सत्या डर जाता है और डरते डरते दरवाजा खोलता है। पर जब वो सुनता है दादू की बात तो उसकी सांस में सांस आती है। दादू ने दरअसल खून की बूंद को पानी समझ लिया था और वो लड़ाई करने आ गए कि पानी क्यों टपका रहे हो ऊपर से। इस तरह वो थोड़ी देर के बाद निकलने वाले होते हैं पर जाते जाते सत्या को वार्न करके जाते हैं कि देखो तुम्हारी इन तरह की हरकतों की वजह से ना तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। खैर दोस्तों दादू तो चले जाते हैं और ये दोनों अपने बेटे के बेड के नीचे से एक छोटा सा ट्रंक निकालते हैं। उसमें इनके बेटे के बचपन के कपड़े थे, उसे ये लोग साइड में रख देते हैं और ट्रंक के अंदर ट्रॉली बैग वाले सारे पैसे डाल देते हैं, जिससे ट्रॉली खाली हो जाती है और उसके अंदर सयन की लाश को डाल देते हैं। फिर बैठकर सोचने लग जाते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सत्या कहता है कि सूरज उगने से पहले हमें इससे छुटकारा पाना होगा और जाहिर सी बात है दोस्तों ये दोनों ट्रॉली को सर पर उठाकर कहीं नहीं लेके जा सकते ना। इसीलिए कविता कहती है अपनी गाड़ी में डालकर ही इसको चलें क्या कहीं। मगर इतने दिनों से हमने अपनी 4 व्हीलर यूज भी नहीं की तो क्या वो सही से चलेगी। यानी दोस्तों इनके पास कार तो है मगर ये लोग पेट्रोल का खर्चा बचाने के लिए उसका इस्तेमाल कम करते हैं, इसीलिए कैब से जा रहे थे इधर उधर। इसके बाद हम कविता को ये कहते हुए सुनते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी बार कहा कि ड्राइविंग सीख लो मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब लाश ठिकाने लगाने के लिए मुझे ड्राइविंग करनी होगी। मैंने तो काफी टाइम से ड्राइविंग भी नहीं की है और कहीं मैंने कोई एक्सीडेंट कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। तो इस पर सत्या कहता है कि देखो इस पे तुम अपना दिमाग खराब मत करो, ये ओवर थिंकिंग हटाओ, अभी जो करना है कामली करो। कुछ देर के बाद दोस्तों ये दोनों बड़ी ही मुश्किल से बिल्डिंग से भारी भरकम ट्रॉली बैग लेकर नीचे उतरते हैं। पर वहाँ इनको भाग्यलोकी सीरियल की हीरोइन लक्ष्मी मिल जाती है एक लड़के के साथ बातचीत करते हुए। अब इनको लगता है कि ये शायद लक्ष्मी का बॉयफ्रेंड होगा। कविता कहती है तुम बैग गाड़ी में डालो, तब तक मैं लक्ष्मी से बात करके उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। पर इतने में सामने से लक्ष्मी आ जाती है और पूछती है कि इतनी रात में आप दोनों कहाँ चल दिए। तो ये झूठ कह देते हैं कि वो एक्चुअली कविता के भैया का ये ट्रॉली बैग है, वो कल बाहर जा रहे हैं इसीलिए उनकी बैग पहुंचाने के लिए हम जा रहे हैं। तो लक्ष्मी कहती है आप मेरी कार लेके जाइए ना। कविता कहती थैंक यू सो मच पर हमारे पास गाड़ी है, हम उसी से चले जाएंगे। तो लक्ष्मी भी कहती ठीक है पर उससे पहले आप चलिए मेरे फ्लैट पे जरा, थोड़ा एक कप चाय हो जाए उसके बाद चले जाइएगा। तो कविता कहती नहीं हम लेट हो जाएंगे। सत्या कहता है कविता तुम जाकर चाय पी लो ना, और ये इतना कह रही है तो तब तक गाड़ी में मैं बैग रख लेता हूँ, तुम चाय पी के आ जाओ। कविता सत्या की बात समझ जाती है और लक्ष्मी के साथ चली जाती है उसके रूम पे, जहाँ लक्ष्मी कविता को चाय देती है और फिर बताती है जिस लड़के को आपने देखा वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। दरअसल मेरे सीरियल में जो हीरो है ना उसके साथ मैं 3 साल से रिलेशनशिप में थी मगर इसी महीने उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। बस उसी को भुलाने के लिए मैं दूसरे लोगों से थोड़ा मिलती जुलती हूँ। तो कविता कहती वैसे सीरियल में आजकल आप बहुत ही कम दिखने को मिल रही है। तो वो भी कहती हाँ पिछले महीने तो सिर्फ 10 एपिसोड में आई थी और इस बार सिर्फ 3। पैसे इतने कम आ रहे हैं कि पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। तो कविता कहती अगर ऐसा है तो आप इतना अच्छा फ्लैट, इतनी अच्छी गाड़ी और डेली पार्टी वगैरह कैसे अफोर्ड कर पा रही है। तो लक्ष्मी कहती है अरे कौन सी दुनिया में है आपको नहीं पता क्या दुनिया कैसे चलती है। अब दोस्तों पार्टी में लक्ष्मी ने काफी पी ली थी, वो बड़बड़ाने लग जाती कि आप बहुत अच्छी हो, आप मुझे मेरी बहन की तरह लगती हो, और यही सब कहते कहते वो सो जाती है। तो कविता चुपचाप निकल जाती है उसको छोड़कर। इसके बाद दोस्तों कविता और सत्या गाड़ी से निकल जाते हैं पर आधे रास्ते में इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। ये लोग डर जाते हैं क्या होगा, इतनी रात में हमारी मदद कौन करेगा। तभी मसीहा की तरह पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी आ जाती है। वो सामने से इन्हें हेल्प की ऑफर करते हैं मगर इनको लग रहा था डर, ये सोचकर कि अगर इन्होंने गाड़ी चेक करी तो फिर गए काम से। मगर पुलिस वालों को तो कुछ और ही प्लानिंग थी। वो पहले इनसे पूछताछ करते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो। इसके बाद वो उनकी गाड़ी को धक्का लगाना शुरू करने की कोशिश करते हैं पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो वो लगेज उतारने को कहते हैं। सत्या से अकेले बैग उतर नहीं रहा था तो पुलिस वाले बैग उतारते हैं और कहते हैं कि अरे इतना भारी क्या है इस बैग में, लाश लेके जा रहे हो क्या। तो सत्या डरते हुए हंस देता है और बात को टाल देता है। धक्का लगाने पे जब गाड़ी चालू हो जाती है तो वो
अपनी हेल्प के बदले जेब गर्म करने की डिमांड करते हैं वही पुलिस वाले, और सत्या के पास जो 300 रुपए थे वो उनको अपनी इच्छा से दे देता है। फिर कविता कुछ ड्राइविंग करने के बाद जंगल पहुंच जाती है और सत्या को कब्र खोदने को कहती है। सत्या कहता है कि मेरा तो ऑलरेडी दर्द हो रहा है कमर में, एक काम करो ना तुम ही खोद दो। मगर वो जवाब देती है कि ड्राइविंग करके इतनी देर से आ रही हूँ, अब गड्ढा भी खोद दूंगी तो करो ना कुछ। इस तरह एक दूसरे पे वो इल्जाम लगाते हैं कि तुम करो तुम करो, जिसके बाद सत्या को ही कब्र खोद कर ट्रॉली बैग उसमें डालनी पड़ती है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर बख्शी की राणा और पार्थ मिलकर क्लास लगाते हैं कि दूसरा बैग आखिर गया कहाँ। तो बख्शी कहता है कि मुझे सच में नहीं पता, जंबो पहले जब किसी दूसरे आदमी को काम सौंपता था तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करता था, पर इस बार जंबो ने मुझे कुछ नहीं बताया। पर सच्चाई ये नहीं थी दोस्तों, क्योंकि इनके पास से जाने के बाद इंस्पेक्टर बख्शी सयन को मैसेज करता है कि भाई पैसे तो दोनों ने मिलकर बचाने की प्लानिंग की थी ना, फिर तुम गायब कहाँ हो गए? यहाँ राणा और पार्थ मेरे पीछे पड़े हुए, प्लीज कॉल पिक करो। वो कई बार कॉल करता है दोस्तों, मगर सयन फोन नहीं उठाता, क्योंकि सयन अपने फोन के साथ दफन हो चुका है ना। अब कब्र में कौन उठाएगा उसका फोन। इधर कविता और सत्या के घर आते आते काफी देर हो जाती है। वो दोनों घर आकर सीधा सो जाते हैं क्योंकि थक चुके थे बहुत ज्यादा। अगले दिन राणा पार्थ से कहता है कि ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते, मुझे लगता है इंस्पेक्टर बख्शी का ही हाथ है हमारे पैसे गायब करने में। मैं तो कहता हूँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट किलर लाल और नील को कहिए बख्शी पे नजर रखिए। इसके बाद हम लाल और नील को देखते हैं। नाम भी क्या रखे हैं यार, लाल और नील, बड़े खूंखार कातिल हैं दोस्तों। वो एक अमीर आदमी के फार्म हाउस पे जाकर उसे ब्रूटली मार डालते हैं। वो आदमी अपनी वाइफ को चीट करके यहाँ पे मजे कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, पर गर्लफ्रेंड के वहां से जाते ही इन्होंने उस आदमी को मार डाला और उसकी लाश को काट वाट कर वहीं पे ठिकाने लगाने जा रहे होते हैं कि तभी मिनिस्टर पार्थ कॉल करके उन्हें अपने पास बुलाता है। वो इनको 30,000 रुपए देते हुए कहता है कि देखो ऐसी बात है, हमारे 10 करोड़ रुपए गायब हैं और हमें लगता है कि इंस्पेक्टर बख्शी जरूर कुछ छिपा रहा है। तुम दोनों बस एक काम करो, उसे दिन भर फॉलो करते रहो, पता लगाओ कि वो क्या छिपा रहा है, इसके बाद बताता हूँ क्या करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंस्पेक्टर बख्शी को, जो कि सयन के फोन की लोकेशन को ट्रैक करते करते उसकी कब्र वाली जगह पे पहुंच जाता है और फिर अपनी टीम को इन्फॉर्म करना ही पड़ता है उसको। इंस्पेक्टर अभी और कुछ पुलिस वाले मिलकर उस जगह की खुदाई करवाते हैं, जिसके बाद उन्हें सयन की लाश रेड ट्रॉली बैग के अंदर मिल जाती है। अब तक उसकी लाश को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया था दोस्तों। अब रात में फिर से हम इंस्पेक्टर बख्शी को अकेले उसी बार में जाते हुए देखते हैं जहाँ पे सयन सत्या से मिला था। वहाँ पर पूछताछ करते करते इंस्पेक्टर बख्शी सत्या के घर चला जाता है, मगर उस वक्त सत्या और कविता दोनों घर पर नहीं होते। तो बख्शी किसी तरह उनके घर में घुस तो जाता है तलाशी लेने के लिए, मगर बात यहाँ पर उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि बख्शी को फॉलो करते करते लाल और नील भी यहाँ पर आ चुके थे और वो थोड़ा साइको टाइप के थे, इसलिए वो 3-4 दिन बख्शी पे नजर रखने के बजाय सीधा बख्शी को कन्फ्रंट कर लेते हैं। पर बख्शी था कि झुकने को तैयार नहीं था। वो इन्हें पुलिस की वर्दी का खौफ दिखाता है और फिर लाल और नील का दिमाग सटक जाता है, वो तो सीधा बख्शी को मार ही सकते हैं। कविता और सत्या जब घर आते हैं तो अपने घर पर एक पुलिस ऑफिसर की लाश को देखकर सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सच में बख्शी को मार दिया था। पर कहीं ना कहीं वो समझ जाते हैं कि ये जो भी हुआ उन पैसों की वजह से ही हुआ। और दोस्तों अब सयन और इंस्पेक्टर की मौत इनके घर पे हुई, साथ में इतना पैसा भी इन्वॉल्व है। अब तो पुलिस में जाकर हेल्प मांगने का ऑप्शन भी नहीं बचा इनके पास। ये दोनों समझ चुके थे कि अब इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, पर अब तो इनके पास कोई ट्रॉली बैग भी नहीं है जिसमें डालकर ये लाश को ठिकाने लगाएं। इसीलिए दोनों सोच में पड़ जाते हैं क्या करें, और बहुत सोचने के बाद इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। सत्या डार्क वेब पे वीडियो देखता है लाश को कैसे काटा जाए, तो उसमें दिखाया जाता है कि लाश को इस तरीके से ऐसे ऐसे अंदर के ऑर्गन को ऐसे करना है तो जाके लाश को बढ़िया तरीके से फिनिश किया जा सकता है। और सत्या बहुत ही कॉन्फिडेंस से मीट काटने वाले औजार से इंस्पेक्टर बख्शी का हाथ काटना शुरू कर देता है, पर जैसे खून की पिचकारी उसके मुंह पे पड़ती है वो हो जाता है बेहोश। कविता उसके मुंह पे काफी देर तक पानी वानी मारकर उसे होश में लेके आती है और फिर वो कटिंग शुरू करता है। कटिंग करते करते पता नहीं कैसे उस दादू के कंधे पे मांस का टुकड़ा जा गिरता है दोस्तों, और इस बार तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि इनका बस यही ड्रामा है हमेशा। वो हाइपर होकर सीधे पहुंच जाता है सत्या के दरवाजे पे। वो उसे खूब सुनाता है, अरे कि ये कोई टाइम है मीट बनाने का, और तुम्हें मीट खाना है तो खा लो, मगर खिड़की से बाहर क्यों फेंक देते हो? डस्टबिन नहीं है क्या? इतना सब कुछ कर लोगे और सोचोगे मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, तो फिर गलत सोच है तुम्हारी। इस बार मैं अथॉरिटी से पक्का कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी। अरे जब टाइम नहीं होता वो चीज तुम करते हो उस समय। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी सत्या सिर्फ सॉरी अंकल कहता है बड़े प्यार से, और उनके जाने के बाद वो अपना काम लगा रहता है उसमें। और उधर दोस्तों हम लाल नील को देखते हैं, जो कि मिनिस्टर पार्थ और राणा को सारी सिचुएशन बताता है कि हम तो इंस्पेक्टर बख्शी से बस पूछताछ कर ही रहे थे, मगर उसने तो अपनी गन निकालने की कोशिश करी तो हमने उसको ठोक दिया, और वो वहाँ पे किसी सयन नाम के बंदे को खोजने गया था। आपने रेड ट्रॉली बैग ढूंढने को कहा था ना, तो हमने पूरे घर की तलाशी ली मगर वैसा बैग नहीं मिला। राणा पूछता है एक बात बताओ, वो घर आखिर था किसका? अब वो कहते हैं कि नेम प्लेट पे तो सत्या गांगुली लिखा हुआ था। फिर दोस्तों राणा और पार्थ इन्हें फिर से काम सौंपते हैं सत्या पे नजर रखने के लिए कि उसका सयन और बख्शी से क्या लेना देना है पता करो। और उधर अपना जो इंस्पेक्टर अभी है ना, उसने भी बख्शी के पीछे आदमी लगा के रखा हुआ था, और जब काफी देर तक बख्शी वापस नहीं आता तो वो कॉल करके ये सारी बात इंस्पेक्टर अभी को बता देता है, और अपना डिनर बीच में छोड़कर इंस्पेक्टर अभी पहुंच जाता है सत्या के घर। वहाँ वो सयन, इंस्पेक्टर बख्शी, लाल
और नील सभी की फोटो दिखाकर सत्या और उसकी वाइफ से पूछते हैं, क्या आपने कभी इनको देखा है अपनी लाइफ में? तो दोनों के दोनों साफ इनकार कर देते हैं इन्हें पहचानने से, और घर की हालत भी थोड़ी खराब लग रही होती है। अभी इसका भी रीजन पूछता है, तो इस वक्त दोस्तों अभी ने पी रखी होती है, तो मियाँ बीवी मिलकर बड़ी ही आसानी से उसे बेवकूफ बना देते हैं। सत्या बताता है कि हम दोनों मेरी वाइफ के फ्रेंड और उसके हस्बैंड के साथ डिनर पे गए थे और उसके बाद थोड़ी शॉपिंग पे। आगे कविता कंटिन्यू करती है कि घर आकर हमें फिर से भूख लग गई, तो मैंने साफ कह दिया कि मैं नहीं पका रही खाना इतनी रात को, तो इन्होंने खुद ही किचन संभालने का फैसला किया और फिर ये हाल बना दिया। इसीलिए तो मैं इन्हें कुकिंग के लिए अलाउ नहीं करती, पर थोड़ी सी पीने के बाद ना इन पे कुकिंग का भूत सवार हो जाता है। अब दोस्तों इंस्पेक्टर अभी कहता है कि मुझे भी ड्रिंक करके कुकिंग करना पसंद है, जिससे फिर यहाँ पे क्या होता है, अभी और सत्या की थोड़ी बॉन्डिंग बढ़िया हो जाती है। ऊपर से इतनी रात में कविता अभी को चाय का ऑफर करती है, तो वो और फ्रेंडली हो जाता है। फिर वो कहते हैं, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके हर रूम में थोड़ा देख सकता हूँ? तो ये दोनों कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, आइए। एक तो हमारा ये रूम है, एक किचन है, वॉशरूम वगैरह है, और एक हमारे बेटे का रूम है। हमने उसे अभी तक वैसे के वैसे रखा हुआ है क्योंकि मेरे बेटे को वही पसंद है। वो फिलहाल बोर्डिंग स्कूल में है, सारे खिलौने कपड़े सब वैसे के वैसे पड़े हैं। तो इंस्पेक्टर अभी ऊपर से ऊपर सब कुछ देखकर चला जाता है, ये कहते हुए कि इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मगर अगर आपको कुछ भी याद आए इन फोटोज में जो भी आदमी है इनके बारे में तो जरूर बताना। दूसरी ओर दोस्तों हम लक्ष्मी को देखते हैं मिनिस्टर पार्थ के बेड पर। वो दुबई ट्रिप का इंतजाम करने को कह रही थी। अब दोस्तों इनकी आपस की बात से हमें समझ आ जाता है कि लक्ष्मी को सीरियल में साइड लाइन करने के बाद भी वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को मिनिस्टर पार्थ की वजह से मेंटेन कर पा रही है, क्योंकि बेड पे वक्त बिताती है तो पैसा भी बढ़िया मिलता होगा। एक तरफ से कह दे तो इनका अफेयर है, वो उसकी जवानी का फायदा उठाने के लिए उसके साथ रिलेशन में था, और लक्ष्मी पार्थ के पैसों की वजह से उसके साथ इन्वॉल्व थी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सत्या और कविता कचरे के ढेर में अपने बेटे के बड़े से टेडी बियर को फेंक आते हैं, पर दोपहर होते होते राज पर से पर्दा उठ जाता है कि टेडी बियर के अंदर से किसी के मांस के टुकड़े मिले। और जब इंस्पेक्टर अभी उस टेडी बियर को देखता है और अपने दिमाग पे जरा जोर डालता है तो याद आता है, ये टेडी बियर तो कल रात मैंने गांगुली फैमिली के घर पे देखा था। फिर क्या था दोस्तों, पहुंच जाता है वो सत्या के घर पर और पूछता है कि आपके बेटे के रूम में एक बड़ा सा टेडी बियर था ना, वो कहाँ है? अब सत्या और कविता के पास कोई जवाब नहीं होता। इंस्पेक्टर अभी कहता है कि देखो मुझे समझ आ गया है कि इंस्पेक्टर बख्शी की मौत के बारे में तुम्हें जरूर कुछ तो पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों पूरी तरह से गलत नहीं हो। देखो तुम लोग जो भी जानते हो मुझे बता दो, मैं वादा करता हूँ तुम दोनों पे कोई आंच भी नहीं आने दूंगा, सिर्फ रियल कातिल को सजा होगी। इस तरह वो इन्हें बहुत समझाने बुझाने की कोशिश करता है, मगर सत्या और कविता उसकी बातों में नहीं आते। वो बस यही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, जिससे अभी थोड़ा सा नाराज हो जाता है और इन्हें वार्न करता है कि अगर तुम दोनों खुद कबूल नहीं करोगे और मैंने अगर एविडेंस कलेक्ट करके तुम्हें दोषी प्रूव कर दिया ना, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। ये दोनों फिर से यही कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, अगर आपको हमारे खिलाफ कोई सबूत मिले तो उसके बाद हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो अभी चला जाता है वहाँ। वहीं मिनिस्टर पार्थ लाल और नील को बुलाकर अपनी स्टोरी सुनाता है कि मैं और राणा एक साथ ही बड़े हुए, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था। आगे चलकर हम दोनों ने गलत रास्ता चुना पैसे कमाने का। राणा ने पूरी तरह से गलत रास्ता चुना, मगर मैंने थोड़े पैसे कमाकर अपना रूट चेंज कर लिया। मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। मेरा इनकम सोर्स सिर्फ ड्रग्स स्मगलिंग नहीं, मैं और भी कई रास्ते से पैसे कमा सकता हूँ। इस बात से अब राणा को जलन हो रही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब आगे जो भी होगा उसके बारे में राणा को पता नहीं चलना चाहिए। तुम लोग जाओ और गांगुली फैमिली को थोड़ा डरा धमकाकर 10 करोड़ के बारे में पता करो। इसके बाद ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर पहुंच जाते हैं गांगुली फैमिली के घर पर, जहां सत्या और कविता पहले से परेशान थे दोस्तों। उन पे गन पॉइंट करके लाल और नील इन्हें पैसे देने को कह देते हैं। अब मौत को बिल्कुल साक्षात सामने देखकर कविता तो सुन्न रह जाती है और सत्या जाकर अपने बेटे के कमरे में पैसों से भरा हुआ ट्रंक लाकर इनके हवाले कर देता है। वो इन्हें सौदा करने की भी कोशिश करता है कि ये पैसे आप रख लो, बस हमें छोड़ दो, पर वो नहीं मानते। वो गन पॉइंट पे ही इन्हें ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं मिनिस्टर पार्थ के पास ले जाने के लिए, मगर इनको लक्ष्मी देख लेती है, जिन्हें ये गोली मार देते हैं दोस्तों, ताकि कोई भी चश्मदीद गवाह ना रहे। अब आगे हम देखते हैं कि मिल में मिनिस्टर ने सत्या और कविता के हाथ बंधवा दिए हैं और उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुम जैसे साधारण आदमी की हिम्मत कैसे भी मेरे पैसों पे हाथ डालने की। तो सत्या कहता है, आपको देखकर भी तो नहीं लगता कि आप इस तरह के काले धंधे में इन्वॉल्व होंगे। आखिर हमने तो बड़े ही विश्वास के साथ आपको वोट देकर जिताया था, आप समाज कल्याण का काम छोड़कर ये ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। वाओ! अब इससे मिनिस्टर पार्थ को आ जाता है गुस्सा और वो लाल और नील से कहकर इनका मुंह बंद करवाने को कह देता है। सत्या को अभी एक जोरदार झापड़ भी लगता है कि तभी वहाँ पे राणा शिवानी के साथ पहुंच जाता है। वो कहता है कि मेरे बिना ये क्लाइमेक्स कैसे हो सकता है। इसके बाद वो मिनिस्टर पार्थ से
तू मैं करने लग जाता है कि तू मेरा माल कैसे हड़प सकता है रे मिनिस्टर। और इधर सत्या के हाथ लग गई थी एक धारदार ब्लेड और वो उससे चुपके चुपके अपने हाथ की रस्सी को धीरे धीरे काटने लगता है। ये लोग आपस में इतना उलझे हुए हैं कि इनका ध्यान सत्या पे जाता ही नहीं। पार्थ लाल से कहता है राणा को मारने के लिए और राणा नील से कहता है पार्थ को मारने के लिए। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर अभी आ जाता है। वो इन सभी को गन पॉइंट करता है और इन्हें सरेंडर करने को कह देता है, मगर ये लोग उल्टा उसे खरीदने की कोशिश में जुट जाते हैं। पर अभी को दोस्तों पैसों का लालच नहीं है। वो इन्हें लास्ट चांस देता है पर ये लोग नहीं मानते और तब इंस्पेक्टर अभी सबसे पहले मिनिस्टर पार्थ को शूट कर देता है। राणा उसी टाइम अभी पे गोली चला देता है और लाल राणा को गोली मार देता है और नील शिवानी को मार डालता है। इसके बाद दोस्तों लाल नील को गोली मार देता है और फिर आखिर में लाल सत्य और कविता को गोली मारने जाता है, मगर आखिरी सांस लेता हुआ इंस्पेक्टर अभी लाल को शूट कर देता है। यानी दोस्तों सत्य और कविता को जिनसे खतरा था वो सभी अपनी रंजिश की वजह से एक दूसरे की जान ले लेते हैं, जिससे सत्य और कविता बच जाते हैं। वो फौरन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं और पैसों से भरा ट्रंक भी वहीं छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था ये पैसा इतनी आसानी से किसी का होने वाला है नहीं, ये अपने साथ लाख मुसीबत लेकर आने वाला है। इसके कुछ दिनों के बाद हम सत्या को एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में देखते हैं ये सारी कहानी बताते हुए। वो इस स्टोरी को ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड बताता है और इस पे एक वेब सीरीज बनाना चाहता है। प्रोड्यूसर कहता है कि स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग है, आप इस स्टोरी को डिटेल में लिखना शुरू कीजिए, मेरी टीम आपके टच में रहेगी। इसके बाद हम सत्या और कविता को ये घर छोड़ते हुए देखते हैं। वो अपना सामान बांधकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे और टाइम रहे। इसके बाद हम मिल में देखते हैं जहाँ पुलिस पहुंचती है। वो इसे गैंग वॉर समझकर केस को क्लोज कर देते हैं, पर ट्रंक खोलने पे उसमें से बच्चे के कपड़े निकलते हैं और ये बात पुलिस वालों को समझ नहीं आती कि आखिर बच्चे के कपड़े से भरा ट्रंक मर्डर साइट पे कर क्या रहा है। वहीं हम सत्य और कविता को गाड़ी से दूसरे शहर जाते हुए देखते हैं। उनके सामान में ठीक वैसा ही दूसरा ट्रंक दिखता है। यानी दोस्तों सत्या ने लाल और नील को गलती से पैसों से भरा ट्रंक देने के बजाय दूसरा वाला दे दिया। अब पैसों के लिए जो लड़ रहे थे उनका किस्सा खत्म हो गया है और सारे पैसे गलती से सत्या और कविता के पास ही रह गए। यानी 10 करोड़ तो इनके पास हैं और स्टोरी की कॉपीराइट बेचकर भी इन्हें बढ़िया रकम मिलने वाली है। तो अमीर हो गए दोनों। इसी खुशी में मूवी खत्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।